जय हिंद। आइए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए कल हम आपको बताए थे इसमें प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 के आपका वास्तविक संख्या। अब इसमें हम बताए थे वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। कल इसके हम जितने भी थ्योरी होते हैं, इसमें जितने भी जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बनते हैं उसको हम इसका कंसेप्ट दिए थे। तो कल वाले क्लास को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो कल वाले क्लास देखने के बाद से ये तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे और हम आज इसका क्वेश्चन करेंगे। कल हम एक बताए थे आपको कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। अब देखिए आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसको बनाने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए तो हम इसमें कल बताए थे एक कि आपका होता है ए बराबर बी क्यू आर, और यहाँ पे होता है आपका 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। ये हम आपको कल बताए थे और इसी का प्रयोग करके इसमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225। तो पहले हम सिंपली तरीके से आपको बताते हैं। जैसे में 135 में अगर 225 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे जो होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं ए, और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं बी, और यहाँ पर आर आता है। तो अब जाकर हम ये हमारा निर्माण होता है कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। वही हम डिवाइड करेंगे पहले सिंपली तरीका से, फिर इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई काम स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक मर्द में जाएगा तो हो जाएगा 135, ये घटेगा तो 0, और 12 में से ये हो जाएगा 12, और 12 में से 3 गया तो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये एक स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप में फिर इसमें किसने से 135 से इसमें डिवाइड करेंगे। जब 135 में दूसरे स्टेप करेंगे तो ये जाएगा एक मर्द में तो हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 5, और ये आपका 13 में से 9 हो गया 4। ठीक है, अब ये फिर दूसरे स्टेप होगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 90। ठीक है, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 गुना 90। अब यहाँ पे 0 आ गया। ये जब तक 0 नहीं होता है तब तक हमको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, यानी चरण बाई चरण ये करते जाना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 स्टेप में पूरा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। यानी ये क्वेश्चन हमें 3 स्टेप में पूरा हुआ है। तो हमको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई काम होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप में लिख देना। तो यहाँ पे हमने चरण लिखेंगे, चरण यानी चरण में लिखेंगे तो फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट काम ए, यहाँ पे ए का काम ये करता है, ये करता है क्यू का काम, ये करता है बी का काम, और ये वाला जो बचता है वो करता है आर का काम। तो ए बराबर हो जाएगा 225 बराबर, यहाँ पे देखिए बी, बी इसमें कौन है, बी 135 गुणे क्यू, क्यू 1 है, 1 लिखेंगे, और प्लस आर कितना बचा यहाँ पे 90, तो आर लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप में काम हुआ। अब सेकेंड स्टेप में काम देखिए ए का काम कर रहा है ये, तो 135 बराबर, अब देखिए बी का काम ये करेगा तो 90 गुणे, और ये क्यू का काम करेगा तो 1 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे आर कितना हुआ 45। ये सेकेंड स्टेप में काम हुआ। अब थर्ड स्टेप में देखिए काम, ये थर्ड स्टेप में यहाँ पे इसको ए लिखेंगे तो ए हो जाएगा 90, उसके बाद से हम लिखेंगे बी यानी 45, और यहाँ पे देखिए क्यू कितना है 2, और प्लस आर यहाँ पे 0। यानी जब तक यहाँ पे देखिए ये आर यानी ये 0 से बड़ा या बराबर आर का मान होगा, या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक ये काम को समाप्त नहीं होगा, यानी ये काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। अब आपके एग्जाम में आएगा तो इसका पूछा है एचसीएफ।
HCF। तो यहाँ पे जहां भी जीरो आता है तो ये वाला आपका कहलाता है HCF। यहाँ वाला जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, HCF। तो यहाँ वाला हमारा HCF कितना आ जाएगा, 45, यानी ये वाला को हम लोग बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे मेरा HCF बराबर 45 और यही आंसर। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना है, ये तो आपको बताया है सिर्फ, इसको एग्जाम में इस तरीके से बनाएंगे तब तो जाकर मेरे को फुल नंबर मिलेगा। अब इस तरीके से हमको, और यही कहलाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कोई काम को स्टेप बाय स्टेप किए तो उसको स्टेप बाय स्टेप करके उसको लिख देना, और ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो रहा 1 नंबर। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। अब देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 196 में 38,220 से, यहाँ पे लिखेंगे 196 38,220। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना मर्त में, 1 मर्त में जाएगा तो ये हो जाएगा 196, और ये घटेगा तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 17 में से 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अभी देखिए ये एक स्टेप अभी पूरा नहीं हुआ, जब तक एक स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सेकेंड स्टेप पे नहीं चलेंगे। अब यहाँ से इसमें 2 उतारेंगे। ठीक है, तो अब ये कितने मर्त में, लगभग ये 8 8 6 48, ये लगभग 9 मर्त में, 9 मर्त में जाएगा तो हो जाएगा 9 सते 63, और 9 छक 54 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, और 5 86 के 6, और 9 एकम 9, ये हो जाएगा 17, यानी इतना हो जाएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा 5, 5 में से यहाँ पे 15 में 6 गया, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम उतारेंगे यहाँ पे, ये नहीं, ये इसमें से हासिल गया, ये कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो सिर्फ 98 बचेगा। अब यहाँ से उतारेंगे 0। अभी ये भी एक स्टेप पूरा नहीं हुआ, जब तक एक स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक अभी यहाँ तक है, जब तक ये पूरा एक स्टेप कंप्लीट पूरे में हम डिवाइड नहीं कर देंगे पहले हम सेकेंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, यानी एक स्टेप पूरे में डिवाइड करना होता है तब हम जाकर सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अब ये लगभग 5 मिनट में पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए 5 छक 30 के 0, और हो जाएगा 5 9 45, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, यानी ये 5 मर्त में क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 0। अब देखिए ये एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो गया, तब एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट होगा तो इसमें चरण में लिखेंगे, जब एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो इसको बोलते हैं ए, यानी 38,220 बराबर ये हो जाएगा 196 गुणे 195, और ये हो जाएगा +0, यानी ये एक ही स्टेप में पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक ही स्टेप में जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है ये वाला क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 196, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यानी एक ही मर्त में पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसको HCF बराबर 96 ही आंसर। इसी तरह से हमको 3 नंबर क्वेश्चन को क्या कर देना है, बना देना है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन करने से पहले उसके टाइप हम लोग उसका उदाहरण करेंगे, यानी उदाहरण पे चलेंगे, उदाहरण करके फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले करेंगे उदाहरण का क्वेश्चन। देखिए उदाहरण का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले 2 क्वेश्चन करेंगे उदाहरण का, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, फिर चलेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, यानी जो सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक ये कितने 2q के रूप में होता है। उसके बाद से कह रहा है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कह रहा है विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब q क्या होता है, पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या आपको क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ये सारे कौन सी संख्या होती है, ये सब पूर्णांक संख्या होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये सारे संख्या कौन सी संख्या है, ये सारे पूर्णांक संख्या है। अब आपको यहाँ पे एक हम सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकली बताते हैं, फिर मैथमेटिकली बताएंगे। पहले प्रैक्टिकली बताएंगे तो तुरंत समझ में आएगा, फिर मैथमेटिकली हम लोग चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है सम पूर्णांक, अगर हम यहाँ पे 2q है तो यहाँ पे हमने 2q लेते हैं, यहाँ पे हमने
ले लिया 2q, और q का मान अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1, यह हो जाएगा 2, ये सम पूर्णांक आ रहा है। यहाँ पे अगर हमने q का मान ले लिए 2 तो यहाँ पे रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4, ये भी सम पूर्णांक है। अगर q का मान यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, ये भी सम पूर्णांक है। यानी हमको प्रेडिकली ये पता चल रहा है कि ये सम पूर्णांक 2q जो है वो सम पूर्णांक है। उसके बाद देखिए ये विषम पूर्णांक, अगर विषम पूर्णांक लेते हैं 2q प्लस 1, अगर यहाँ पे हमने q का मान 1 रख दिया, हम यहाँ पे 0 भी रखेंगे ना, यहाँ पे अगर 2q में अगर रखते हैं 0 तो ये हो जाता है 0, ये भी वो सम पूर्णांक है। यानी यहाँ पर भी हम यहाँ पे एक बार q का मान 0 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1। अब ये कौन सी संख्या है, ये एक विषम पूर्णांक है। अगर हमने यहाँ पे q का मान 1 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा 2 1 3, ये भी एक विषम पूर्णांक है। अगर हमने यहाँ पे q का मान 3 रख दिया तो हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये यहाँ पे 2 रख देते हैं, एक बार 2 रख कर चेक करते हैं, 2 दूना 4 1 5, ये भी विषम पूर्णांक है। यानी कहने की मतलब ये है कि हमें तो ये प्रेडिकली पता चल रहा है कि ये जो विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 है ये विषम पूर्णांक है और सम पूर्णांक 2q है। तो यहां से हमने प्रेडिकली इसको पता कर लिया कि ये तो है, ये तो कह रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिसमें हमको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसको हम लोग प्रेडिकली समझ लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि जो 2q है, अब यहाँ पे कुछ शर्त है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनाते समय इतना हमको लिखना आवश्यकता होता है और ये हमको याद होना चाहिए। देखिए ये क्या कर रहा है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी q और r इसमें विद्यमान ऑलरेडी है। ये हम इसका मतलब टर्म के मतलब कल समझाए थे, तो उसको आप लोग एक बार इसको जाकर इसके पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये क्या, यहाँ पे अगर हमने दिया है यहाँ पे 2q और यहाँ पे दिया है 2q प्लस 1, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हमको b के मान को पता करना है कि b का मान आएगा कितना। तो यहाँ से हमने देख रहे हैं कि q में b होता है, यानी q में b शामिल होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर से भी लिख सकते हैं कि b का मान 2 हो जाएगा। यानी इसमें हमको सबसे पहले b का मान पता करना होगा, यानी सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय हमको इतना लिखना है, ये तो आपको याद करना होगा, इतना याद करके आपको लिखना होगा। उसके बाद से आपको इसमें b का मान पता करना होगा, यानी जो q के साथ वाला मान होगा, जैसे हमने लिख दिया 5q, तो अगर यहां से पूछे b का मान तो यहाँ पे से b का मान 5 होगा। अगर हमने लिख दिया 6q और यहाँ से b का मान पूछे तो b का मान 6 होगा, यानी q के साथ में जो रहेगा वो क्या होगा, वो मेरा b का मान होगा। तो यहां से मेरा किसका मान निकल गया, यहां से मेरा b का मान निकल गया। तो b का मान निकला कितना, 2। अगर b के मान यहाँ पे हमने रख दिया तो ये हो जाएगा a बराबर ये हो जाएगा 2q प्लस r हो जाएगा। अब ये देखिए ये हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना आया है, 2, और यहाँ पे b का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 होगा। अब इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि r का मान 2 ही पॉसिबल होगा, एक होगा 0 और दूसरा होगा 1, इसमें 2 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है r से बड़ा 2 है। अगर r से बड़ा 2 है तो r का मान 2 हम नहीं ले सकते, और ऐसे बोलता कि r से बड़ा या बराबर 2 है, तब हम जाकर r का मान लेते हैं 0 1 2, तब इसमें 3 केस बनते। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है कि r से बड़ा 2 है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसका 2 ही मान लेंगे और इसमें 2 ही मान पॉसिबल होगा। यानी केस कितने बनेंगे, टोटल 2 केस बनेंगे। जैसे में एक और समझाते हैं, अगर यहाँ पे रहे कि 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा 5, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर r का मान पूछे कि r का मान कितना होगा, तो r का मान हमने 0 1 2 3 और लेंगे 4, यानी यहाँ पे 2 2 4 यहाँ 5, यहाँ पे 5 मान r का क्या होगा, पॉसिबल होगा।
5 मान पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमने 5 को नहीं लेना है। 5 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये r से बड़ा, और आपको पता है कि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं r। यानी r का मान ये b से छोटा होता है, यानी b का मान बड़ा होता है तो r का मान क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको हमने 2 ही मान होगा, यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि b का मान आपको पता है कि r से हरदम क्या होता है? बड़ा होता है, इसीलिए उसका मान नहीं लिए। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब यहां तक हो गया। अब हमने इसमें 2 केस बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे केस 1, केस 1 फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, जब r के मान हम लोग क्या लेंगे? एक बार 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे r का मान 0। और जब r का मान 0 लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? इसको मानते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। इसको हमने क्या मान लेना है? समीकरण 1। अगर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर होगा 2q प्लस, यहाँ पे देखिए ये r, और r का मान हो जाएगा 0। यानी ये बचेगा मेरा a बराबर कितना बच जाएगा? a बराबर हो जाएगा 2q। और आप ये बताइए कि जो ये 2q होता है, क्या यह 2 से विभाज्य है? तो आपको पता है कि 2q को हम 2 से करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, यानी ये कट कर क्या बच जाएगा? ये कट कर q बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2q 2 से विभाजित है, इसलिए a बराबर 2q धनात्मक सम पूर्णांक है। ये मेरा प्रूफ हो गया। यही ना पूछा था कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए a बराबर मेरा जो 2q है वो धनात्मक सम पूर्णांक है। यानी यहां से मेरा ये प्राप्त हो गया कि हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे a ना भी लिखेंगे तो लिखेंगे 2q एक धनात्मक, 2q धनात्मक सम पूर्णांक है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर r के मान 0 रखेंगे तो बचा कितना? 2q। और 2q जो 2 से क्या हो जाता है? 2q 2 से विभाजित हो जाता है, और जो चीज 2 से विभाजित हो जाता है उसी को बोलते हैं सम धनात्मक पूर्णांक। तो इसीलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। केस नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि r का मान हम यहाँ पे कितना लेंगे? 1 लेंगे। जब r का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण, ये लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण यहाँ पे 1 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 2q, और r का मान कितना लिए हैं? 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 2q और प्लस 1 क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप देख रहे हैं कि 2 से ये विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2q प्लस 1 घनात्मक विषम पूर्णांक है। ये मेरा क्वेश्चन क्या हुआ? यहां तक सॉल्व हो गया। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहां से करके इतना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाकर ये क्वेश्चन मेरा पूरा बनेगा। और आपको ये एग्जाम के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले यहां तक आपको ये तो पता होना चाहिए, यहां तक लिखना है। अब आपको इसमें सबसे पहले b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे? जो b q के, यानी जो q के साथ रहेगा वो b का मान होगा, और फिर यहाँ पे b का मान रख देंगे और r बराबर निकाल देंगे कि b का मान कितना पॉसिबल है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे उदाहरण नंबर 3 इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हम चलते हैं अब उदाहरण नंबर 3 पर। इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 यानी उदाहरण नंबर 3 पे। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कर रहा है, जो घनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहां पर आपको समझना है q एक पूर्णांक है, और q जब पूर्णांक है तो 0, 1, 2, 3 ये सब कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। तो प्रेडिकली हम लोग देखें तो अगर हमने यहाँ पे आया 4q+1, अगर q का मान हम लोग रख दिए 0 और ये 1, तो ये बचा कितना 1, यानी ये तो आ रहा है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पे अगर 4q और q के पास 1 रख रहे हैं और +1, तो ये हो जाएगा 4, 1, 5, यानी ये प्रेडिकली हमको पता चल रहा है कि ये घनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलिए यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तो इतना पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब कर रहे दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है, यानी इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमको बताया है कि सबसे पहले यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन से b का मान लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है 4q+1 और यहाँ पे कह रहा है 4q+3। अब आपको पता है कि b का मान जो q वाले के साथ होता है वही b का मान होता है। तो q का साथ इसमें क्या है, 4 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमारा आ जाएगा 4, यानी मेरे यहां से b का मान कितना मिल गया 4। जब यहां से मेरा b के मान 4 मिल जाएगा तो यहाँ पे अगर रख लिए कि b का मान कितना आया 4, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, a बराबर बी क्यू और सॉरी यहाँ पे 4q होगा, क्योंकि b का मान अगर 4 रखेंगे तो 4q और ये हो जाएगा r। अब देखिए इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए शर्त क्या होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर। अब यहाँ पे r और b के स्थान पर क्या होगा, 4 होगा। जब 4 होगा तो यहाँ पे r का पॉसिबल मान निकालना पड़ेगा। तो जब r का यहाँ पे पॉसिबल मान कितना होगा, 1 होगा, 0, 1, 2, 3, ये 3 कितना, 1, 2, 3, 4, यानी r का 4 मान पॉसिबल है। तो यहाँ पर केस कितने बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि r का मान इसमें कितना है, 4 है। तो जितने r का मान आता है उतना ही इसमें केस बनेगा, ठीक है। तो r का मान आपको पता चल गया कैसे 4 आ गया, क्योंकि ये r से बड़ा ये होता है, तो इसीलिए हम 4 को यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर ये r से छोटा होता तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये b है और ये r होता है, ये r हरदम इससे छोटा होता है, ये तो बड़ा होता है लेकिन ये हरदम क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे 4 नहीं लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हमको कितने केस बनाने हैं, 4 केस बनाने हैं। अब हम इसमें कितने केस बनाते हैं, 4 केस बनाते हैं। तो फर्स्ट केस होगा आपका यहाँ पे केस फर्स्ट। अब देखिए केस फर्स्ट क्या होगा, अगर r का मान 0 हो तो, अब r के मान 0 लेंगे तो जब r के मान 0 लेंगे तो यहां पे हो जाएगा a बराबर 4q और r के मान यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे, बोले यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 4q, यहाँ पे a बराबर 4q और r का मान कितना लेना है, 0, तो r का मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 4q। अब देखिए क्या ये 4q 2 से विभाजित है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 4q अगर 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2q, यानी ये 4 से विभाजित है। तो ये तो विषम पूर्णांक आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4q 2 से विभाजित है, इसलिए 4q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है घनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन हमारा यहाँ पे आया कितना 4q, क्योंकि हमारा 4q 2 से विभाजित है। तो जितने इसमें केस बनेंगे उतने हम बनाएंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 4q एक धनात्मक सम पूर्णांक है।
अब चलते हैं केस नंबर 2। जब केस नंबर 2 पे चलेंगे तो आर का मान, अब एक बार 0 लिए तो दूसरा बार में क्या लेना पड़ेगा 1, तो लिखेंगे आर के मान 1 हो तो, अब देखिए आर के मान 1 हो तो यहां पे हो जाएगा आपका समी इक्वेशन लिखेंगे समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 लेंगे तो आपको पता है कि ए बराबर हो जाएगा 4Q और प्लस आर। अब देखिए आर का मान हमने कितना यहाँ पे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 4Q प्लस 1। आप बताइए कि अगर हमने 4Q प्लस 1, अगर इसमें हमने इसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्या ये भाग लगेगा? ये भाग नहीं लग सकता है। और जब भाग ये नहीं लगेगा, 2 से विभाजित नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है? ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां पे लिखेंगे ए बराबर 4Q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 4Q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए ये क्या है? वो 4Q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही पूछा था पहले कि 4Q प्लस 1 दर्शाना क्या है कि ये विषम पूर्णांक है। ये तो केस नंबर 2। अब हम चलते हैं केस नंबर अगले पर। अब क्या चलेंगे केस नंबर 3 पे। जब केस नंबर 3 पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बार आर के मान 1 लिए, तो अब लेंगे आर का मान कितना? अब लेंगे आर का मान 2, तो यहां पे लिखेंगे आर के मान 2 हो तो, अब आर के मान 2 लेंगे तो आपको पता है समीकरण कितने में लेंगे? समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 ए बराबर है 4Q है, और आर का मान कितना लिए है 2, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि ए बराबर, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2Q प्लस 1। अब इसको हम देखेंगे क्या ये 2 से विभाजित है, तो आप अगर 2 और Q प्लस 1 का यहाँ से 2 से यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। अगर ये 2 से हम भाग देते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये 2 से विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बराबर 2 ब्रैकेट 2Q प्लस 1 2 से विभाजित है। ये 2 से विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है तो ये विषम घनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये सम घनात्मक पूर्णांक है। इसलिए लिखेंगे 2Q प्लस 1 सम घनात्मक पूर्णांक है। ये कौन से पूर्णांक है? सम घनात्मक पूर्णांक है। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 यानी केस 3। अब आर के मान 3 रखेंगे, तो हम इसको इधर मिटाते हैं, एक यहाँ पे मिटा देते हैं केस नंबर 1, क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा कम है। अगर केस नंबर 1 पे 1 मिटाए तो अब हम किस पे चलेंगे? अब हम चलेंगे केस नंबर 4 पे। जब केस नंबर 4 पे चलेंगे, केस नंबर 4, और जब केस नंबर 4 पे चलेंगे तो देखिए जब केस नंबर 4 पे रखेंगे तो आर का मान 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर का मान 3 है। तो अब जब आर के मान 3 रखेंगे तो आप समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 लेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 4Q प्लस, अब देखिए आर, और आर का मान कितना लिए हैं 3। तो क्या ये बताइए कि ये 4Q प्लस 3 क्या 2 से विभाजित होगा? 4Q प्लस 3 2 से विभाजित होगा? नहीं। और जब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो 4Q प्लस 3 एक विषम घनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 4Q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 4Q प्लस 3 घनात्मक विषम ऐसे लिख दीजिए, धनात्मक विषम
पूर्णांक है। ये यहाँ पे कितने केस बना, ये 4 केस बना। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पे रखेंगे, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत होगा हो समझने में, तो आप एक इस वीडियो को आप लोग अगर एक थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुआ तो फिर एक बार पीछे करके जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ा भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको एक एक शब्द को और एक एक भाषा को तोड़ तोड़ कर बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये क्वेश्चन सब अच्छा लगा हो, तो आप इस पे कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल।